हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फास्ट फैक्ट्स अबाउट मिल्टन्स एज चल रहा है और सीरीज से 17 है और ये आप सभी के लिए जो HPSC PGT DSSB सभी के लिए ये काम का है। मैं इसमें आपको 3 तरीके के पोइट्स के बारे में बता रही थी। इससे पहले मैंने मिल्टन की एज के बारे में स्टार्ट करा था, आज उसे कंटिन्यू करूँगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को और चीज़ें बता दूं। HPSC PGT इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव बैच, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी उन्हीं लोगों के लिए है जो क्योंकि इसमें तो लिमिटेड सीट्स है, तो इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, इसको तो मैं छोड़ रही हूँ। और जो मैं बताना चाहूँगी वो है UPTGT। आप लोगों को पता ही होगा कि UPTGT का एग्ज़ाम की डेट अब कभी भी आ सकती है। 3 से 4 महीने का टाइम आपको फिर भी मिल जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। अगर अब भी आपने तैयारी करनी शुरू नहीं करी है तो आप अब भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा बैच जो है, अगर आप चाहें तो बैच जो है ये वीडियो बैच है। मटेरियल आपका सारा घर पर आएगा। आपको इसमें तो सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। और इसके अलावा ये हमारा HPSC का है, ये स्क्रीनिंग का बैच है। इसमें ये वीडियो बैच है, इसमें नोट्स जो हैं वो PDF फॉर्म में है, नॉन प्रिंटेबल। ये हमारा BPSC का है, ये लाइव बैच है, इसमें लाइव क्लास चलती है। और ग्रामर इसमें वीडियो इसमें है, लाइव क्लास चलती है लिटरेचर की। जैसे कभी कोई कहता है कि हमें तो सिर्फ लिटरेचर की चाहिए, तो मत देखो ना ग्रामर। और वैसे एक बात बताऊँ आपको कि BPSC की जो आंसर की आई है ना अभी, उसमें मोस्टली वो उसमें आंसर्स जो माने हैं ना सारे मैंने ही, जो भाई 3 ग्रामर के छोड़ दो तो बाकी जो हैं सारे आंसर्स जो हैं वो मेरे ही वाले माने गए हैं उसमें। BPSC की जो TGT की आंसर की आई है, जो आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने आंसर की बताई थी। उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि भाई इसमें जो ब्यूवुल्फ है ये हो सकता है या इसका आंसर ये हो सकता है। तो BPSC ने जो माना, जो मैंने आंसर्स बताए थे, इवन फ्रैंकेनस्टीन वाला भी प्रोटोफिक्शन बताया था, वो मेरा वाला आंसर उसका माना गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें भी PDF है वाले नोट्स हैं। और ये हमारे बहुत ही जो बैचेस हैं ये वाले, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है मगर इनकी फ़ीस कम है। ये DSSB का बैच है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, मगर हमारी भी अपनी कंडीशन होती है कि भाई नोट्स हैं ये सब है, तो उसके देखते हुए हमें भी सारी चीज़ का हिसाब किताब लगाना होता है। तो DSSB TGT इंग्लिश का बैच है। इसमें आपका ग्रामर है, लिटरेचर है, बिल्कुल नए सिलेबस के हिसाब से है, कोई पुराने सिलेबस के हिसाब से नहीं है। मैं तो जब पुराना सिलेबस था वो जो आया भी नहीं था तब भी जब पढ़ा रही थी, सब कुछ पढ़ा रही थी। अब मैंने सारा नए सिलेबस के हिसाब से DSSB TGT पढ़ाया है। और उसमें सारी चीज़ पहले जो नए चीज़ें थी वो PDF फॉर्म में थी, अब उनका भी सारे नोट्स जो है वो हार्ड कॉपी में मिल रहे हैं। DSSB TGT हो या आपका UPTGT PGT हो, सारी चीज़ आप लोगों को जो मिलती है उसमें जो नोट्स मिलते हैं वो हार्ड कॉपी में। और सारा जो है, और हाँ लेकिन खाली नोट्स हम नहीं बेचते। बीच में एक बार विचार आया, फिर छोड़ दिया। कह रहा नहीं यार, जब मैं कोई बेकार थोड़ी पढ़ाती हूँ, जब मैं सिर्फ नोट्स ही नोट्स बेचती हूँ कि मेरे नोट्स ही अच्छे हैं, तो भैया इसलिए मैंने जो है वो आइडिया छोड़ दिया। अब मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो ये है। और इन्हीं सब चीज़ों से पढ़कर इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जब अगर आपको मैं दिखाऊं, बीच में मैं दिखाऊंगी भी कि एक उससे मोटिवेशन मिलती है कि जो KVS की टॉपर है PGT की, सुमन त्यागी, वो मेरी स्टूडेंट है KVS की इंग्लिश की। जो सेकंड टॉपर BPSC PGT में है वो मेरी स्टूडेंट है विजय लक्ष्मी EMRS में। और जिसने अभी MP में 26 रैंक ली है वो भी मेरी स्टूडेंट है। तो भाई बात यह है, ना केवल हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेल करते हैं, जॉब लेते हैं, बल्कि रैंक होल्डर्स भी हैं। ठीक है, तो वो जैसे उनकी मैडम रैंक होल्डर है तो वो भी रैंक होल्डर्स ही हैं। तो बहुत खुशी होती है जब वो है। और हमारी समीरा जो है वो समीरा, तुम बुरा मत मानना, समीरा जो है वो गुरुकुलम में जो है हैदराबाद में गुरुकुलम स्कूल में जो है उसने अभी वो तो यूट्यूब से ही पढ़ कर लिया है। तो ये सारे बच्चे जो हैं एक रे ऑफ होप होते हैं कि व्हेन दे कैन व्हाई कांट वी। तो वो चीज़ जो है आप लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है ये, एंड दैट इज, ये एक्चुअली ये जो है ना, ये क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से ले रखे हैं कि इनमें आंसर्स जो है मैं ही बताती चल रही हूँ। तो अब मैं आपको बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा।
और हाँ जी, तो अब इसमें मैं आप लोगों को बताती हुई चल रही थी कि यहाँ पर जो है हम लोग जो ले रहे हैं स्कूल ऑफ स्पेंसर वाले ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये है, अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स हु इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी वर कंसिडरेबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि प्यूरिटन एज में, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें यह बताऊँ यहाँ पर कि जो ये प्यूरिटन एज है, ये प्यूरिटन एज को अगर हम माने तो प्यूरिटन एज को या एज ऑफ मिल्टन जिसे कहा जाता है, और इसको भी अगर हम बांटें तो ये जो है जैकोबियन एज और कैरोलिन एज में बंट जाती है। और जो कैरोलिन एज है इसको भी अगर हम जो है जैकोबियन एज, ये आप ये 1625 से लीजिए 1649 तक रहा। मिल्टन की एज जो है हम मानते हैं 1600 से 1660 या 1625 से 1660 तक। तो इसमें जो है ना 3 तरीके के पोएट्स थे। एक तो इसमें जो है स्पेंसेरियन, जो फॉलोअर्स थे स्पेंसेरियन पोएट्स, दूसरे थे मेटाफिजिकल और तीसरे थे कैवेलियर्स। तो हम जो प्यूरिटन एज में जिनके बारे में अभी फ़िलहाल पढ़ने जा रहे हैं वो हैं स्पेंसेरियन पोएट्स के बारे में। तो ये ग्रुप ऑफ जो 17वीं सेंचुरी के पोएट्स इन्फ्लुएंस में किसके थे, किसके इन्फ्लुएंस में लिखा करते थे? स्पेंसर के इन्फ्लुएंस में लिखा करते थे। दे यूज टू राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर के इन्फ्लुएंस में वो लिखा करते थे। ठीक है जी। उसके बाद आगे है द मोस्ट थॉरो गोइंग डिसिपल्स ऑफ स्पेंसर ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश वर एंड डैश। इसमें है कि देखिए इसमें पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा जो स्पेंसर को मानने वाले जो डिसिपल्स थे, पहले रेन की बात करी तो वो हो गया जेम्स फर्स्ट। और वो कौन कौन थे जो स्पेंसर के को बहुत ज़्यादा मानते थे? वो थे फिनियस फ्लेचर एंड गाइल्स फ्लेचर। ये दोनों जो हैं स्पेंसर को बहुत ज़्यादा मानते थे। जो मोस्ट थॉरो गोइंग डिसिपल्स थे जेम्स फर्स्ट के रेन में फिनियस फ्लेचर एंड गाइल्स फ्लेचर। दे वर बोथ एंड फेलोज ऑफ कैम्ब्रिज। वो दोनों क्या थे? दे वर बोथ प्रीस्ट। ये दोनों जो हैं दोनों जो फ्लेचर्स हैं ये दोनों प्रीस्ट थे एंड फेलोज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फेलोज थे। फिनियस फ्लेचर रॉट अ नंबर ऑफ स्पेंसेरियन डैश एंड डैश। उन्होंने क्या लिखा है? फिनियस फ्लेचर ने लिखे हैं पेस्टोरल्स एंड एलिगरीज। फिनियस फ्लेचर रॉट अ नंबर ऑफ स्पेंसेरियन पेस्टोरल्स। आपको पता होगा कि स्पेंसर ने अपने जो शेफर्ड्स कैलेंडर है, जो एक्लॉग्स हैं, वो एक पेस्टोरल है। तो स्पेंसेरियन, पेस्टोरल्स एंड एलिगरी। फेरी क्वीन एक एलिगरी है। तो उन्होंने फिनियस फ्लेचर ने लिखे हैं पेस्टोरल्स एंड एलिगरीज। उनकी फिनियस फ्लेचर की जो मोस्ट एम्बिशियस पोयम है वो है दैट इज द पर्पल आइलैंड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द पर्पल आइलैंड। द पर्पल आइलैंड जो है वो इनकी बहुत ही फेमस जो है वो रचना है। दैट इज फिनियस फ्लेचर की मोस्ट एम्बिशियस पोयम इज द पर्पल आइलैंड। अभी मैं आपसे बीच में पूछूंगी भी। इट इज एन एलिगोरिकल पोयम एंड फॉलोज द स्पेंसेरियन पैटर्न ऑफ द एलिगोरिकल पैटर्न। ये एक एलिगोरिकल पोयम है एंड फॉलोज द एलिगोरिकल पैटर्न ऑफ द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन की तरह ही ये एक एलिगरी है। गाइल्स फ्लेचर वॉज मोर लिरिकल एंड सुपर नेचुरल देन हिज ब्रदर। दोनों भाई थे। तो गाइल्स फ्लेचर जो हैं वो अपने भाई से ज़्यादा जो हैं वो लिरिकल और सुपर नेचुरल थे। ही ऑल्सो चूजेज हिज सब्जेक्ट फॉर हिज पोइट्री फ्रॉम डैश सब्जेक्ट। कि गाइल्स फ्लेचर के बारे में बात की जा रही है कि वो अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो कहाँ से चूज करते थे? ये तो वो स्पेंसेरियन सब्जेक्ट्स लेते थे। ही ऑल्सो चूजेज पोइट्री फ्रॉम स्पेंसर। स्पेंसर के पोएम्स में से वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो लिया करते थे। आंसर इज स्पेंसर।
उनकी एक पोयम है क्राइस्ट विक्ट्री, जिससे मिल्टन भी काफ़ी प्रभावित थे. हिज क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ इन हेवन एंड अर्थ over and after death, which is an allegorical poem, is a link between the religious poetry of Spenser and Milton. Spenser and Milton के बीच में कि जो उनकी Christ victory and triumph in heaven and earth है over and after death, which is an allegorical poem, is a link between the religious poetry of Spenser and Spenser, और लिंक है स्पेंसर के और मिल्टन के बीच में, क्योंकि मिल्टन भी इससे काफ़ी प्रभावित थे. अदर राइटर्स हु रॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर वर्ड, जो औरों ने भी स्पेंसर के अंडर में लिखा है, मतलब स्पेंसर से प्रभावित होकर लिखा है, वो और कौन है? दैट इज विलियम ड्रमॉन्ड. विलियम ड्रमॉन्ड हैं जो और राइटर्स हैं जो इनसे प्रभावित होकर लिखते थे. दैट वाज विलियम ड्रमॉन्ड. and William Brown. विलियम ड्रमॉन्ड एंड विलियम ब्राउन. अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो ये देखिए, ब्राउन्स इंपॉर्टेंट पोइटिकल वर्क इज, यानी कि जो एक उसमें था, ब्राउन का इंपॉर्टेंट पोइटिकल वर्क कौन सा है. अभी मैं आप लोगों से एक क्विक रिवीजन भी करवाऊंगी. दैट इज, ब्राउन का इंपॉर्टेंट वर्क है ब्रिटेनियाज पेस्टोरल्स. ब्रिटेनियाज पेस्टोरल्स. Britannia's Pastorals. His work shows all the characteristics of Elizabethan pastoral poetry. जो ये है, ये Elizabethan pastoral poetry को दिखाता है. It shows Elizabethan pastoral poetry. अभी सारे पॉइंट्स मैं एक साथ कवर करके दोबारा से बताऊंगी. The same didactic tone and लिरिकल स्ट्रेन आर नोटिस्ड इन द पोइट्री ऑफ जॉर्ज विदर. ये भी स्पेंसर को मानने वाले थे. जॉर्ज विदर. जॉर्ज विदर. हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर एंड शेफर्ड्स हंटिंग एंड फेयर वर्च्यू. ये इनकी है, इसको छोड़ते हैं. मोस्ट ऑफ विदर्स पोइट्री इज पेस्टोरल. विदर की पोइट्री पेस्टोरल है. मोस्ट ऑफ विदर्स पोइट्री इज पेस्टोरल. ड्रमॉन्ड हु वॉज ए ड्रमॉन्ड जो है, विलियम ड्रमॉन्ड एक स्कॉटिश पोएट थे. विलियम ड्रमॉन्ड वॉज अ स्कॉटिश पोएट. हिज वेल नोन पोएम्स आर टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलाइड्स, सोनेट्स. टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलाइड्स. अब मैं आपको एक साथ इनको जो है, ये क्विक पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को मैं बताती हूँ. देखो, पहले मैं इनको छोटा कर देती हूँ, फिर बताती हूँ. देखो, a group of English poets who in the earlier part of the 17th century were considerably under the influence of. पहले पार्ट को समझते हैं कि 17वीं सेंचुरी में एक पोएट्स का एक पार्ट था जो किससे ज़्यादा प्रभावित था, किसके प्रभाव में लिखता था. मिल्टन की एज में 3 तरीके के पोएट थे, स्पेंसेरियन पोएट्स और मेटाफिजिकल पोएट्स एंड केवेलियर पोएट. केवेलियर पोएट्स जो प्रभावित थे वो जो कोर्ट पोइट्री लिखा करते थे. मेटाफिजिकल पोएट्स जो मेटा यानी कि बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स, और जो स्पेंसेरियन पोएट्स थे दे यूज्ड टू राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका, फटाफट बताइए. पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका, दैट इज स्पेंसर. उसके बाद है द मोस्ट थॉरोगोइंग डिसिपल्स ऑफ स्पेंसर ड्यूरिंग द रेन ऑफ. अब जिस समय ये जब जो स्पेंसेरियन पोएट्स थे, ये कौन से राजा के समय में थे? ये जेम्स फर्स्ट के समय पे थे. ये 2 भाई थे, इनका नाम क्या था? ये दैट इज गाइल्स फ्लेचर एंड फिनियस फ्लेचर. तो ये थे रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट वर गाइल्स फ्लेचर. ठीक है जी, ये दोनों भाई थे. दे वर बोथ प्रीस्ट एंड फेलोज. दे वर बोथ ब्रदर्स, प्रीस्ट एंड फेलोज ऑफ. ये दोनों के दोनों भाई थे, प्रीस्ट थे. और कहां पे थे फेलोज? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. फिनियस फ्लेचर ने स्पेंसर को अपना आइडियल मानते हुए क्या लिखा है? उन्होंने लिखे हैं स्पेंसेरियन पेस्टोरल्स एंड एलिगरीज. क्या क्या लिखा है? स्पेंसेरियन पेस्टोरल्स एंड एलिगरीज. पेस्टोरल्स एंड एलिगरीज.
फिनियस फ्लेचर्स मोस्ट एम्बिशियस पोएम इज, इनकी मोस्ट एम्बिशियस पोएम जो है वो कौन सी है? दैट यू हैव टू रिमेंबर, इनकी मोस्ट एम्बिशियस पोएम। अभी मैंने कहा था सारे पॉइंट्स आपको एक बार जो है वो दोबारा से जो है समझा दूंगी। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा फिनियस मोस्ट एम्बिशियस फिनियस फ्लेचर की जो बहुत ही, दैट इज द पर्पल आइलैंड, दैट इज द पर्पल आइलैंड, दैट इज द मोस्ट, इनकी जो है बहुत ही एम्बिशियस पोएम है, दैट इज द पर्पल आइलैंड। इट इज एन एलिगोरिकल पोएम, ये एक एलिगोरिकल पोएम है। चूंकि ये स्पेंसर को फॉलो करते थे तो इनके जो है ये एलिगोरिकल पैटर्न ही फॉलो करती है, इट फॉलोज द एलिगोरिकल पैटर्न। गाइल्स फ्लेचर जो है अपने भाई से ज्यादा लिरिकल और सुपरनैचुरल थे। तो किससे ज्यादा थे? अपने भाई से ज्यादा। ही ऑल्सो चूजेज हिज सब्जेक्ट फॉर हिज पोइट्री, चूंकि ये स्पेंसर को मानने वाले थे तो इन्होंने भी अपने सब्जेक्ट कहां से लिए हैं? स्पेंसर्स पोइट्री, स्पेंसर सब्जेक्ट्स, स्पेंसर से इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स जो है वो लिए हैं। हिज क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ इन हेवन, Christ's victory and triumph in heaven and earth over and after, which is an allegorical poem, is a link between the religious poetry of Spencer and Milton. ये क्राइस्ट विक्ट्री का प्रभाव हमें देखने को मिलता है किस पर? मिल्टन पर। Other writers who wrote under the influence of Spencer were William Drummond, William Brown, and George Wither. William Drummond, George Wither, and William Brown. Brown's important poetical work is, Brown का important poetical work कौन सा है? That is Brown's Brown की जो कि स्पेंसेरियन उसमें लिखा करते थे, that is Britannia's Pastorals, Britannia's Pastorals. His work shows all the characteristics of pastoral poetry and that is, उनका जो work है that is shows, भाई देखो इन्होंने ये भले ही इन्होंने जो है इसमें 17th सेंचुरी में लिखा हो, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं वो कौन से देखने को मिलते हैं? एलिजाबेथन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। द सेम डिडक्टिक टोन एंड लिरिकल स्ट्रेन आर नोटिस इन द पोइट्री ऑफ, ये है आपका दैट इज, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये दैट इज अभी तीसरे जो पोएट मैंने आपको बताए थे, विलियम ड्रमॉन्ड, विलियम ब्राउन, और ये है जॉर्ज विदर, जॉर्ज विदर। इनकी ये भी एक स्पेंसेरियन पोएट थे। इनकी जो मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक है वो है शेफर्ड्स हंटिंग एंड फेयर वर्च्यू, शेफर्ड्स हंटिंग। देखो कई बार जो है पोएम के नाम भी पूछ लेते हैं, शेफर्ड्स हंटिंग एंड फेयर वर्च्यू, ठीक है जी, ये इनकी बेस्ट नोन पोएम्स हैं। मोस्ट ऑफ विदर्स पोइट्री इज डैश विच इज यूज्ड बाय हिम टू कन्वे हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। विदर की पोएम्स की बात अगर करें तो चूंकि ये स्पेंसर से प्रभावित थे तो उनकी पोएम्स जो हैं वो कैसी हैं? मोस्ट ऑफ विदर्स पोइट्री इज पेस्टोरल, उनकी पोएम्स जो हैं वो पेस्टोरल हैं। कन्वे हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। ड्रमॉन्ड हु वाज इट? विलियम ड्रमॉन्ड कौन से देश को बिलोंग करते थे? स्कॉटलैंड को। तो ही वाज अ स्कॉटिश पोएट, wrote a number of pastorals, sonnets, songs, elegy and religious poems. His well-known poems are Tears, ये मैं बता देती हूँ, sonnets हैं, और एक है इनकी Tears on the, ये बहुत फेमस पोएम है उनकी, Tears on the Death of Melites and Sonnets, ये है, ये इनकी बहुत ही फेमस पोएम्स हैं, टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलाई। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को, मैंने यहाँ पर फैक्ट्स अबाउट मिल्टन जो हैं वो लिए हैं, जो ये तो मैंने आपको उनके मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बताया। तो जैसे ये फैक्ट्स हैं, सबसे पहले देखो भाई जॉन मिल्टन जो हैं वो लेडी ऑफ द क्राइस्ट
अपने कॉम्प्लेक्शन, अपने मिडल स्टेचर, ऑबन जो है वो हेयर की वजह से। इसके अलावा उनकी नेचर भी जो है ना वो प्रूडिश थी, यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों में एक होता है प्रूडिश जो नेचर होती है, इट मीन्स कि जो मतलब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से नुक्ताचीनी बहुत करते हैं, तो इसीलिए भी उन्हें लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता था। उनका जो वर्क है कॉमर्स 1634 में उसे परफॉर्म किया गया था। कहाँ परफॉर्म किया गया था? लडलॉ कैसल में। आप देखिए मिल्टन की जो शुरुआती पोएम्स हैं वो एलिजाबेथन, उसमें उसमें आपको एलिजाबेथन एक जो एक उसमें जो आपको स्पिरिट दिखेगी ना वो एलिजाबेथन दिखेगी, उसमें रेनेसांस स्पिरिट जो है वो दिखेगी। आप उनकी पोएम अलीग्रो पढ़िए, पेंसिलोसो पढ़िए, कॉमर्स है, ये सारे जो है ना एलिजाबेथन स्पिरिट को रखते हुए। बाद में उन्होंने जब पोएम्स लिखनी छोड़ी और जब वो एक सिविल वॉर के दौरान उन्होंने प्रोज लिखना शुरू करा तब वो चेंज हो गए, लेकिन उससे पहले उनकी पोएम्स जो हैं वो फुल ऑफ वाइटैलिटी हुआ करती थी। जो मास्क ऑफ कॉमर्स उन्होंने लिखा वो 1634 में लडलॉ कैसल में अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने और उनके फ्रेंड्स के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसका जो सबटाइटल है दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू, ये एक इसका इसको जो बेटर नेम भी होना चाहिए, कॉमर्स या द ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू। 1637 में उन्होंने लिसिडस लिखी जो कि एक एलिजी है, मोनोडी है। हालांकि ये पब्लिश जो है वो एक साथ कई सारे स्टूडेंट्स ने श्रद्धांजलि दी थी एडवर्ड किंग को, तो उसके साथ ही ये पब्लिश हुई थी, अलग से पब्लिश नहीं हुई थी। 1637 में ये मोनोडी, मोनोडी का मतलब होता है जिसमें जो एक सिंगल वॉइस बिवेल करती है, तो ये मोनोडी जो है वो लिसिडस उन्होंने लिखी अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु के उपरांत। और 1639 से 42 में उन्होंने एक जो है 4 ड्राफ्ट्स बनाए एक वर्क के, जिसको उन्होंने कहा एडम एंड पैराडाइज्ड। 1639 से 1642 में उन्होंने एक ड्रामा के 4 ड्राफ्ट्स बनाए एक पोएम के, जिसके लिखो उन्होंने एडम अनपैराडाइज्ड का। 1649 में मिल्टन ने लिखा आइकोनोक्लास्टिस। 1649 वही डेट है जिस समय चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, उनको मार दिया गया था। तो मिल्टन ने आइकोनोक्लास्टिस लिखा। आइकोनोक्लास्टिस का मतलब होता है इमेज ब्रेकर, कि चार्ल्स फर्स्ट इतने अच्छे थे नहीं जितना उन्हें दिखाया जा रहा है। और उन्होंने जो है एक, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को सही ठहराने के लिए किताब आई थी आइकन बेसिलाइक, उन्होंने आइकन बेसिलाइक का एक थोड़ा कि इतने अच्छे थे नहीं वो जितना आप उन्हें अच्छा बना रहे हैं, उन्होंने लिखी द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, ठीक है। और डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल ये उसमें उन्होंने दिस वर्क रिजल्टेड इन टोटल ब्लाइंडनेस, ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। वो कंप्लीटली जो है ब्लाइंड हो गए थे 1652 में, ग्लूकोमा की वजह से कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या को सही ठहराते हुए उन्होंने अपना पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। उन्होंने ये लिखा था कि राजा की हत्या को सही ठहराते हुए उन्होंने टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखा। पैराडाइज लॉस्ट लिखने से पहले मिल्टन ने कई बार सोचा कि अगर मेरा मन है कि मैं एक जो है एपिक लिखना चाहता हूं तो उसके लिए एक सूटेबल टाइटल क्या होगा, तो ही वांटेड टू राइट ओवर किंग आर्थर। याद रखिएगा किंग आर्थर पे लिखना चाहते थे, गन पाउडर प्लॉट पे नहीं, याद रखिएगा किंग आर्थर पे वो ही वांटेड टू राइट अ रोमांस साइकिल एंड एपिक ओवर किंग आर्थर। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मैं फॉल ऑफ मैन पे लिखूंगा, जिसका उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज लॉस्ट के रूप में उसको जो है उन्होंने प्रस्तुत किया। वो 1665 में, देखिए एक अंधा पोएट 7 साल तक उन्होंने 1665 में उसे प्रोड्यूस करा और 1658 में उन्होंने उसको शुरू किया था। 1665 में वो कंप्लीट भी हो गया, लेकिन उसका पब्लिशर नहीं मिला, तो 67 में वो पब्लिश हुई। पैराडाइज लॉस्ट 10 किताबों में डिवाइडेड थी, लेकिन एपिक की तरह बनाने के लिए उन्होंने उसे 12 किताबों में जो है उसको डिवाइड किया। अगर हम बात करते हैं मिल्टन के मेजर वर्क्स की, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी जो है एक क्विक फास्ट फैक्ट्स बता रही थी मैं,
जो मेन पॉइंट्स हैं एक रिवीजन के तौर पर, और मैंने आप लोगों को जैसे कल मैं मिल्टन के ऊपर ही क्वेश्चंस जो हैं वो लूँगी। तो बस अब चलती हूँ, पढ़ लीजिए, समय है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ आपके काम आ जाए।